वेलकम टू सिविल कोर आईएएस। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हम लोग पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं, अभी प्री प्लस मेंस की कर रहे हैं। टारगेट रखा था हमने डिस्कस करने का, तो प्री की हमने डिस्कस स्टार्ट कर दिया है। अब हमें आज से मेंस की पीवाईक्यू, उसकी सिलेबस और उसके बारे में एक बेसिक जानकारी डिस्कस करेंगे। सिलेबस है पॉलिटी की, तो इसकी रोड मैप देख लेते हैं कि हम कैसे कैसे क्या करेंगे। पहला काम रहेगा हमारा सिलेबस एनालिसिस करना। दूसरा, इस सिलेबस के जितने भी टॉपिक है उसमें सब टॉपिक, उससे जितने भी पीवाईक्यू पूछे जा चुके हैं उस पीवाईक्यू पे डिस्कस करना और इस टॉपिक के बारे में बेसिक जानकारी रखना कि इस टॉपिक से जितने जो बेसिक जानकारी है उसको हम अध्ययन करेंगे और इससे रिलेटेड जो पीवाईक्यू पूछा हुआ है उस पीवाईक्यू यानी क्वेश्चन का फॉर्मेट हम लोग डिस्कस करेंगे कि उसका आंसर कैसे लिखा जा सकता है। ठीक, इससे समझने में ये फ़ायदा होगा कि आप सिलेबस समझ पाओगे, उसकी माइक्रो एनालिसिस समझ पाओगे, जिससे आपको क्या पढ़ना है वो समझ में आएगा। मेंस के लिए और प्री के लिए अलग अलग सिलेबस होते हैं, सब्जेक्ट अलग अलग पढ़ने पड़ते हैं। अब जैसे मैं सोर्स की बात कर रहा हूँ कि आज से हम पॉलिटी की डिस्कस स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो पॉलिटी के लिए हम प्री के लिए क्या पढ़ते हैं, तो लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं या कोई अदर सोर्स जो ऑथेंटिक बुक, रेफरेंस बुक पढ़ते हैं। पर केवल लक्ष्मीकांत से मेंस करना मुश्किल है, तो इसके लिए आप विज़न की 2025 में एक लेटेस्ट VAM आई है, वैल्यू एडेड मटेरियल पॉलिटी की, बहुत ही अच्छी मटेरियल है वो मेंस के लिए, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस में आप 365 मेंस की देखें, यानी पॉलिटी की वो VAM तो देखें ही, प्लस 365 ऑफ मटेरियल 1 या 2 साल की आप देखें तो उसके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं सिलेबस के। भारतीय संविधान पहला हमारा टॉपिक है, इंडियन पॉलिटी का। भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना। जब हम पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे तो इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इस टॉपिक से कितने हैं, विशेषताएं से कितने हैं, संशोधन से कितने हैं, महत्वपूर्ण प्रावधान से कितने हैं, वो सारे डिस्कस करेंगे और महत्वपूर्ण प्रावधान होता क्या है ये भी डिस्कस करेंगे। ठीक, तो अभी बस आप सिलेबस रूबरू होइए कि भारतीय संविधान का क्या पूछ रहा है, ऐतिहासिक आधार, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग पूछ रहा है, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट्स, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस और बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूलभूत ढांचा यानी बुनियादी संरचना पूछ रहा है। ठीक, दूसरा सिलेबस का पॉइंट मेरा है संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व यानी फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स। संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियाँ यानी इशूज एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर। स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियाँ। डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स एंड फाइनेंसेस अप टू लोकल लेवल्स एंड चैलेंजेस देयर इन। अब ये एक सिलेबस है पर इसमें एक नहीं है, ये दोनों को हम एक ऐसे डिस्कस करेंगे और ये अलग टॉपिक है तो इसको दूसरे दिन डिस्कस करेंगे। यानी एक दिन में एक टॉपिक, उसका सिलेबस और उसका बेसिक नॉलेज और उसकी पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। ठीक, फिर तीसरे नंबर सिलेबस में यानी हम दूसरे को एक पार्ट और 2 पार्ट, ये एक पार्ट ये हो गया, दूसरे पार्ट ये हो गया। तीसरा नंबर सिलेबस है विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण यानी सेपरेशंस ऑफ पावर्स बिटवीन वेरियस ऑर्गेन्स। उसके बाद विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थान मीन्स डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म एंड इंस्टीट्यूशंस। फोर्थ नंबर कह रहा है भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना, कंपैरिजन पूछ रहा है यानी कंपैरिजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विथ दैट ऑफ अदर कंट्रीज। फिफ्थ नंबर सिलेबस संसद और राज्य विधायिका के संरचना, कार्य, कार्य संचालन, शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार और इससे उत्पन्न होने वाले विषय। दैट मीन्स इन इंग्लिश Parliament and state legislatures, structure, functioning, conduct of businesses, powers and privileges and issue arising out of this. 6 नंबर पॉइंट कह रहा है कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव एंड न्यायपालिका, जुडिशियरी की संरचना, संगठन और कार्य, इन दोनों की संरचना, संगठन और कार्य। फिर दूसरा पार्ट है इसमें सरकार के मंत्रालय एवं विभाग के बारे में। फिर इसी का एक तीसरा पार्ट है प्रभावक समूह और औपचारिक या अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका। ये हम
गवर्नेंस में डिस्कस करेंगे। ये पॉलिटी का पार्ट नहीं है पॉलिटी में दिया हुआ, पर गवर्नेंस में ये रिपीट हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है, तो गवर्नेंस में डिस्कस करेंगे। 7 नंबर, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषता यानी सेलियन फीचर ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। 8 नंबर टॉपिक, विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति और विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियाँ, कार्य और उत्तरदायित्व, इसमें भी 2 पार्ट है। अपॉइंटमेंट टू द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, पावर्स, फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। 9 नंबर, सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्धन्यायिक निकाय यानी सांविधिक यानी स्टैट्यूटरी जो संसद द्वारा पारित करके बनाया गया हो, विनियामक रेगुलेटरी जैसे सेबी आरबीआई हो गया, विभिन्न अर्धन्यायिक निकाय जैसे अधिकरण हो गए, तो इन सभी के बारे में जानेंगे। तो अभी हम अब स्टार्ट करते हैं कि पहले टॉपिक से कि भारतीय संविधान से ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, इन सभी के सिलेबस का अभी डिटेल्स देखते हैं कैसे है। अब हम सिलेबस में पढ़ेंगे कैसे, तो एक दिन में कैसे टारगेट कंप्लीट करेंगे, तो देखते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि पीवाईक्यू इसका कैसे होता है, यूपीएससी पॉलिटी मेंस का। जीएस2 का पार्ट है, इसमें जो है क्वेश्चन पूछने का इसका अलग मेथड होता है। कैसे, तो 2017 के बाद से जो है 2 तरीके से क्वेश्चन पूछता है। 1 से लेकर 10 नंबर तक जो है वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन 150 शब्दों में आंसर देना होता है। 11 से लेकर के 20 तक, ये सॉरी पॉलिटी नहीं, ये जीएस2 का पेपर की बात कर रहे हैं, या जीएस3 या किसी भी पेपर का 11 से 20 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन और 250 शब्दों में उत्तर देना होता है। अब 2017 के बाद से इसमें प्रायः जो है, प्रायः पॉलिटी का जो क्वेश्चन है वो 2 पार्ट में आ रहा है। 1 से लेकर 5 नंबर तक क्वेश्चन जो 10 नंबर के वो पॉलिटी के ही रहते हैं, और 11 से लेकर के 15 तक यानी 10 क्वेश्चन पॉलिटी से आ रहे हैं। तो 1 से 5 क्वेश्चन और 11 से 15 ये 2017 के बाद से है। प्रायः ऐसे ही आते हैं, कभी किसी साल 14 ये कम हो गए, 9 हो गए, किसी साल 8 हो गए, किसी साल 11 हो गए, तो ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रायः 10 क्वेश्चन आ रहे हैं पॉलिटी से। यानी कितने नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये 5 क्वेश्चन 10 नंबर के हैं तो 50 मार्क्स के हो गए, और ये 5 क्वेश्चन 15 मार्क्स के हैं तो 75, यानी 125। तो हम इसको कह सकते हैं 1 से 20 से लेकर 130 मार्क्स के बीच में ये पॉलिटी से मार्किंग आ रहे हैं, यानी इतने नंबर के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक, तो इसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। तो हम पॉलिटी का स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। पहला कह रहा था भारतीय संविधान का ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान, बुनियादी संरचना। दूसरे को हम लोग 3 पार्टों में बांटे, संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियां जो इसी का पार्ट है, और तीसरा है स्थानीय स्तर यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्वशासन से संबंधित है। ठीक, शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर, और ये अलग है कि विभिन्न घटकों के बीच विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थान यानी अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। 4th नंबर है भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना। फिर 5th नंबर है संसद या राज्य विधायिका की संरचना, फंक्शन, कार्य संचालन, फंक्शनरीज, शक्तियाँ व विशेषाधिकार यानी पावर एंड प्रिविलेजेज, इससे उत्पन्न होने वाले विषय यानी रिलेटेड इशू जो है। 6 का पॉइंट है 6 नंबर में कार्यपालिका और न्यायपालिका का संरचना, संगठन और कार्य। फिर दूसरा उसका है सरकार के मंत्रालय एवं विभाग। तीसरा है प्रभावक समूह एवं अनौपचारिक तथा औपचारिक एवं अनौपचारिक संघ, और शासन प्रणाली में इन दोनों की भूमिका पूछ रहा है। ठीक है, प्रेशर ग्रुप्स और यही एनजीओ वगैरह सब होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप्स जो होते हैं, एसोसिएशंस। 7 नंबर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं 2019, सॉरी वो तो क्वेश्चन पूछा हुआ है, बाद में देखेंगे। पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट पूछ रहा है। 8 का पहला विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति और संवैधानिक निकायों, 8 का दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के पावर्स, फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है उसकी। फिर 9 नंबर निकाय किसका है, तो सांविधिक, विनियामक और अर्धन्यायिक निकाय के बारे में पूछ रहा है। अब हम देखते हैं यही ट्रेन एनालिसिस। प्री का देखते हैं। एवरी ईयर प्री में 12 से 14 क्वेश्चन, मेंस में 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, 110 120 नंबर के। प्रीलिम्स का क्या सब्जेक्ट है, इसके तो ये सिलेबस इसके तो दिया ही नहीं हुआ है, इतनी एकदम बहुत कम दिया हुआ है, और पूछता पूरी ब्रॉड है। भारतीय राज्यतंत्र व शासन, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकारों संबंधित मुद्दे आदि हो गए, ये प्रीलिम्स का सब्जेक्ट। अब हम मूव ऑन करते हैं मेंस के मेन सब्जेक्ट पे, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का
पहला था भारतीय संविधान। हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि GS2 में मार्क्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो पॉलिटी का 1 से लेकर 5 तक और बाकी फिर उसके बाद 11 से लेकर 15 तक पूछता है, यानी 50 मार्क्स, फिर 75 मार्क्स, 125 मार्क, यानी 120 से 130, कभी कभी 115 भी। ठीक, इसकी ऐतिहासिक आधार क्या है? तो ब्रिटिश, अब ऐतिहासिक आधार क्या है भारतीय संविधान का? ऐतिहासिक आधार का मतलब क्या है? तो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत संवैधानिक घटनाक्रम कौन सा? तो एक है ईस्ट इंडिया कंपनी का 1773 से 1858 तक, और दूसरा है ब्रिटिश ताज का शासन जो 1858 से लेकर 1947 तक। यह ऐतिहासिक घटनाक्रम हो गया। इससे उतना क्वेश्चन पूछता नहीं है, पर फिर भी हम इसकी सिलेबस एनालिसिस करना है तो देख ले रहे हैं। अन्य महत्वपूर्ण घटना में क्या है? साइमन कमीशन, सांप्रदायिक पंचाट, फिर क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना, फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1957। इवोल्यूशन देखते हैं, विकास का क्या मतलब है? संविधान के गठन के पूर्व का विकास, एक सतत प्रक्रिया के रूप में क्रमिक विकास, यानी संविधान संशोधन के संविधान गठन के बाद। अब संविधान सभा का गठन, समितियाँ, कार्यप्रणाली, आलोचना, अधिनियमों परिवर्तन, ये सभी विकास में ही आएंगे। फिर संशोधन, सुप्रीम कोर्ट द्वारा व्याख्या जैसे मूल ढांचा, ये सभी उसका विकास ही है। ठीक, अब फीचर्स विशेषताओं में देखेंगे तो लिखित व सबसे विस्तृत संविधान, ऑब्वियसली संविधान के ये फीचर्स देखेंगे। नम्यता, अनम्य यानी ये लचीला और कठोर, फिर लोकतांत्रिक गणराज्य, सरकार का संसदीय स्वरूप, संघीय व एकात्मक मिश्रण, असम्मित संघवाद, तो बहुत सारे इसके विशेषताएं हो गए। संशोधन में संवैधानिक प्रावधानों में प्रकार अनौपचारिक और औपचारिक दोनों होता है। FR का संशोधन किया जा सकता है या नहीं, संशोधन की क्रमबद्ध प्रक्रिया क्या है, प्रक्रिया की आलोचना और बहुमत का क्या मुद्दा होता है। तो इससे क्वेश्चन कम आते हैं कि प्रक्रिया से डायरेक्ट क्वेश्चन कम आते हैं। ठीक, महत्वपूर्ण प्रावधान में क्या आ जाएंगे? तो फंडामेंटल्स राइट आ जाएंगे, इमरजेंसी प्रोविज़न, DPSP, शक्ति का पृथक्करण, फंडामेंटल ड्यूटीज़, DPSP मीन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, न्यायिक समीक्षा, सरकार के 3 स्तर जो हो गए वो, एकल नागरिकता, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, धर्मनिरपेक्षता, तो ये सभी महत्वपूर्ण प्रावधान में आ जाएंगे। और मूल ढांचा या बुनियादी संरचना में इसका सिद्धांत, निर्णय, ये सब देखेंगे। ठीक, तो अब हम पहले सिलेबस की टॉपिक के डिस्कस करते हैं, अब उसकी थोड़ी डिटेल्ड में। ठीक, भारतीय संविधान के ऐतिहासिक आधार, अब क्या कह रहा है इसकी? अब इसका हमें कंक्लूजन, ये इंट्रोडक्शन देखते हैं कि भारतीय संविधान केवल 1946 के 50 के बीच का उत्पाद नहीं है, बल्कि यह 1773 से 1947 तक की औपनिवेशिक संवैधानिक यात्रा का निचोड़ है। ठीक, स्टार्टिंग से 1773 से। BR अम्बेडकर क्या कहते हैं कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट नॉट मर्ली ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी बट ऑल्सो अ हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस। वही बात है, ये ऐतिहासिक आधार का ही ये परिणाम है। कालक्रमिक विकास देखें तो 1773 से 1858 जो कंपनी शासन का अधिनियम था, जिसमें केंद्रीकृत प्रशासन की नींव थी। 1858 से 19 क्राउन शासन अधिनियम था, जो विधायिका उत्तरदायित्व का विस्तार हुआ उसमें थोड़ा। 1919 से 1947 में संवैधानिक सुधार अधिनियम आया 1919 में, जो द्वैत शासन, प्रांतीय स्वायत्ता, संघीय ढांचा, ये सब आया उसमें। फिर 1946 से 1950 संविधान सभा निर्माण की प्रक्रिया हुई, जिसमें लोकतांत्रिक गणराज्य का निर्माण हुआ। ठीक, अब प्रमुख ऐतिहासिक अधिनियम में देखेंगे तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, वो आप जिस भी सोर्स में पढ़े वो आप डिटेल में पढ़ेंगे, हम उतना डिटेल्स में बात नहीं करेंगे, यहाँ बस टू द पॉइंट बात करें ताकि PYQ को समझने में हेल्प मिले। ठीक है, दूसरा है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसके बीच में 1781 का सेटलमेंट भी एक्ट आया था, पर वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो 1773 के सुधार के लिए आया था। चार्टर एक्ट 1833 यानी 1793 का भी बीच में आया था, पर वो भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद 1833 का भी आया था, 13 का भी आया था। फिर भारत परिषद अधिनियम 1861, 1892, फिर भारत परिषद अधिनियम 1909 जिसमें सांप्रदायिकता की शुरुआत हुई। फिर उसके बाद अधिनियम 1919, फिर 1935, 1947, यानी जितने अभी तक अधिनियम पूछे गए थे वो, और संविधान सभा और संविधान सभा के बारे में ऐतिहासिक विरासत उसका क्या है। ठीक, अब हम इसके एक रिपोर्ट देख लेते, सॉरी ये जजमेंट देख लेते। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में मूल संरचना का सिद्धांत औपनिवेशिक केंद्रीकरण को सीमित किया गया। ठीक, SR बोमई में संघवाद दिया गया। फिर इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण में लोकतांत्रिक ढांचे को संविधान की मूल संरचना माना गया। तो ये सभी जो है वो ऐतिहासिक आधार पे ही ये जजमेंट दिया गया। अब हम देखते हैं इससे क्वेश्चन कौन सा पूछा हुआ। तो आप समझ गए, पहला टॉपिक था हमारा भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब उसका पहला का सब पार्ट है कि ऐतिहासिक आधार यानी हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग। ठीक, अब उसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ है 7 नंबर 2016 में। क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है? क्या भारत सरकार अधिनियम 1935 ने एक परिसंघीय संविधान निर्धारित कर दिया था? चर्चा कीजिए। परिसंघीय संविधान
यानी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन निर्धारित कर दिया था अधिनियम 1935। इस पर चर्चा करना है। इन इंग्लिश, डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ले डाउन अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, यानी निर्धारित कर दिया था फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। डिस्कस। अब इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश काल का सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक दस्तावेज था। बिल्कुल, इसे भारत में संघीय संविधान की दिशा में पहला ठोस कदम माना जाता है। हालांकि यह अधिनियम संघीय ढांचे तो प्रस्तुत करता है, परंतु उसके वास्तविक स्वरूप में संघवाद की आत्मा अनुपस्थित थी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परिसंघीय संविधान निर्धारित कर दिया था, तो एक ढांचा तो दिया, पर वास्तविक संघवाद की स्थापना नहीं की, परंतु ढांचा दे दिया, शुरुआत यहीं से होती है। ठीक, इसकी मेन बॉडी की बात करें हम, तो अब हम इसमें कैसे लिखेंगे, तो परिसंघीय संविधान दिया था कैसे, तो इसकी पॉजिटिव लिखेंगे, यानी कुछ फेडरल स्ट्रक्चर की विशेषताएं लिखेंगे, और कैसे इसको लागू नहीं हुआ या फेडरल स्ट्रक्चर का निगेटिव क्या है, तो कुछ केंद्रीकृत या एकात्मक का हम फीचर्स लिखेंगे और कंक्लूजन दे देंगे हम। तो अब ये है हमारा मुख्य भाग। अधिनियम की संघीय विशेषताएं देखते हैं कि इसका फेडरल फीचर्स क्या था, जिसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि संघीय संविधान निर्धारित किया था या नहीं। तो संघीय संरचना का प्रस्ताव लाया इसने, यानी भारत को संघ के रूप में गठित करने की बात कही गई, जिसमें राज्य और राज्य रियासतें शामिल होने थे। उदाहरण, ब्रिटिश प्रांत जैसे बॉम्बे, मद्रास, और रियासतें जैसे हैदराबाद, ग्वालियर। परंतु ध्यान देने योग्य बात है कि रियासतों ने संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया, अतः संघीय व्यवस्था कभी लागू नहीं हुई। तो ये एक इसकी सीमाएं हो गई। संघीय संरचना का प्रस्ताव तो दिया, तो ये संघीय संविधान को ढांचा तो निर्धारित कर ही रहा है। विषय सूची का विभाजन हुआ, यानी संविधान की तरह 3 सूचियां बनाई गई, फेडरल लिस्ट, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक, उदाहरण के लिए रक्षा, विदेश नीति केंद्र के पास, पुलिस व्यवस्था प्रांत के पास, और शिक्षा समवर्ती सूची। दूसरा है हमारा द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, यानी 1935 के अधिनियम में द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल का प्रावधान लाया गया। संघीय विधानमंडल में 2 सदन, फेडरल असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है, जो आगे चल करके लोकसभा और राज्यसभा बना। संघीय न्यायपालिका, यानी पहली बार 1937 में फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, जो केंद्र राज्य विवादों का निपटारा करती थी। ठीक है, 1950 में यही सुप्रीम कोर्ट बना। ठीक, अब देखते हैं आगे। अब इसकी एकात्मक तत्व या सीमाएं इसकी क्या है, कि क्या परिसंघीय संविधान निर्धारित किया, तो उसके कुछ ये फीचर्स हो गए। अब इसकी ये लिमिटेशन क्या है, तो संघीयता के बावजूद यह संघीय नहीं था वास्तव में। क्यों? क्योंकि गवर्नर जनरल की व्यापक शक्तियाँ, गवर्नर जनरल के पास अध्यादेश जारी करने की, किसी भी कानून को रोकने और वित्तीय मामलों पर नियंत्रण रखने की शक्ति थी। ठीक, यह एकात्मकता नियंत्रण को दर्शाता है। संघ की वास्तविक गठन हुआ ही नहीं। इस अधिनियम में संघ में रियासत शामिल होने से जब मना कर दिए, तो ऑब्वियसली बात है संघ का गठन नहीं हुआ। राज्यपाल की प्रभुत्वपूर्ण स्थिति, यानी प्रांतीय स्वायत्तता तो दी गई, लेकिन राज्यपाल को विशेष अधिकार दिए गए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आर्टिकल 93 के अनुसार जो है, उस समय राज्यपाल आपातकाल घोषित कर सकते थे और मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकते थे, राज्यपाल ही। ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सुरक्षा, विदेश नीति और रक्षा जो है केंद्र के नियंत्रण में थे। इन विषयों पर ब्रिटिश नियंत्रण कायम रहा, जिससे वास्तविक संघवाद असंभव था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है संविधान का ब्रिटिश अधिनियम होना, संविधान का ब्रिटिश अधिनियमित होना। क्या है? यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा थोपे गए कानून के रूप में बना, भारतीय जनता की सहमति या संविधान सभा द्वारा नहीं बना था। तो इसीलिए यह संघवाद के एक इसके हम अपोज के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में वे फॉरवर्ड की नीड नहीं है, पर हम इसमें दिए हुए हैं कि जब इससे रिलेटेड कोई भी अब क्वेश्चन आए, तो आप ये फेडरल फीचर्स लिखे और एकात्मक लिखे, और आगे क्या उस समय की वो हो सकती है अभी के लेकर के। तो संविधान की सुदृढ़ परंपरा रखा उसने, संघीय व्यवहारिकता प्रदान किया, विकेंद्रीकरण की नींव डाली, जो आगे चल करके 73वें 74वें में संविधान संशोधन से लाया गया, और संविधान की संघीय आत्मा का संरक्षण प्रदान किया। ठीक है, अब देखते हैं कुछ इसके विचारक और रिपोर्ट या दृष्टिकोण उनका क्या कहता है। ठीक, तो BN राव जो संविधान सभा के सदस्य थे, 1935 का अधिनियम जो है संघीय ढांचे का ढोंग मात्र था। कौन कह रहे हैं? BN राव। ये कोट कर सकते हैं, बहुत अच्छा कोट है ये। सर आइवर जेनिंग्स, ये ब्रिटिश विचारक है, इन्होंने कहा कि यह यूनिटरी इन स्पिरिट द फेडरल इन फॉर्म था, यानी मुख्य रूप से तो ये एकात्मक था, लेकिन सोच के रूप में फेडरल था। BR अम्बेडकर क्या कहते हैं? इस अधिनियम ने भारत में संविधानवाद का बीजारोपण किया, यानी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का, यानी ये पॉजिटिव में आ गया, ये निगेटिव में आ गया। आप इन दोनों की राय कह सकते हैं। कंक्लूजन में क्या दे सकते हैं? तो अधिनियम 1935 ने संघीय संविधान की रूपरेखाओं से निर्धारित की, किंतु व्यवहार में एक केंद्रीकृत या अर्धसंघीय शासन व्यवस्था थी। संघीय सिद्धांत केवल प्रस्तावित रहे, लागू नहीं हुए। ठीक है, फिर भी इस अधिनियम ने भारतीय संविधान को एक संस्थागत आधार तो दिया ही, जिससे स्वतंत्र भारत ने एक वास्तविक
संघीय लोकतंत्र का निर्माण किया। अतः कहा जा सकता है कि 1935 का अधिनियम संघीयता का बीज तो था, परंतु उसका पौधा भारतीय संविधान में ही फल फूल सका। ये अच्छा कंक्लूजन हो सकता है। इसीलिए इसे फेडरेशन इन ब्लूप्रिंट, यूनिटरी इन रियलिटी कहा जा सकता है। ये निगेटिव है, ठीक। ये अच्छे निष्कर्ष हो सकते हैं। अब अच्छे निष्कर्ष के रूप में एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की एक लाइन है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ही भारतीय संविधान की जननी है, परंतु यह संघीय संविधान नहीं था, बल्कि केंद्रीकृत शासन प्रणाली का संक्रमणकालीन चरण था। ठीक, तो आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा था कि परिसंघीय संविधान निर्धारित कर दिया था। चर्चा कीजिए। तो कुछ इसके परिसंघीय की विशेषता बताना है, कुछ एकात्मक की विशेषता बताना है, और फिर उसके बाद एक वे फॉरवर्ड की जगह हम ऐसा कंक्लूजन दे देंगे कि हाँ, परिसंघीय संविधान निर्धारित तो किया था पर वास्तविक नहीं था। ठीक है, हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। इससे एक ही क्वेश्चन पूछा हुआ है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से। अब हम दूसरा हमारा है भारतीय संविधान का विकास। ठीक, दूसरा पॉइंट है विकास। अब विकास के बारे में हम देखते हैं क्या है भारतीय संविधान के विकास के चरण। तो ये भी था, जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो भी तो एक विकास का चरण ही है। तो फिर वही क्राउन का शासनकाल, कंपनी का शासनकाल, स्वशासन की दिशा में फिर प्रयास, ये सब, फिर संविधान सभा द्वारा प्रयास, उसके बाद फिर स्वतंत्र भारत में संवैधानिक विकास, यानी वर्तमान 1950 से लेकर वर्तमान तक तो प्रारंभिक संशोधन और नीतिगत दिशा, जैसे प्रथम संशोधन, फिर 7वां संशोधन, राज्य पुनर्गठन, भूमि सुधार, 9वीं अनुसूची, ये सब, फिर संवैधानिक सुधार व विस्तार 42वां, 44वां, 73वां, 74वां। आप ये सभी विजन की मटेरियल में पढ़ेंगे अगर आप मेंस के लिए यूज करेंगे उससे। तो न्यायिक व्याख्याओं द्वारा विकास किया गया। अब जैसे केशवानंद भारती में फिर संविधान का विकास कैसे हुआ, तो उसमें एक नया ढांचा या मूल संरचना। फिर एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में संघीय ढांचे को सुरक्षा की गई। फिर इंदिरा गांधी, राजनारायण, ऐसे बहुत सारे, IR कोयलहो। समकालीन वैधानिक विकास में फिर 101वां, अभी हाल में 103वां संविधान संशोधन, 104था आयोग 100 रिपोर्ट, जैसे नेहरू रिपोर्ट्स मौलिक अधिकार और संघीय ढांचा था। साइमन कमीशन प्रांतीय स्वायत्ता की बात की। क्रिप्स मिशन डोमिनियन स्टेटस प्रस्ताव रखा। राज्य पुनर्गठन आयोग भाषाई राज्यों का गठन किया। सरकारीय आयोग केंद्र राज्य संबंध सुधार जो 1983 में गठित हुआ। पंछी आयोग जो 2007 में सहकारी संघवाद पर जोर दिया। तो ये है भारतीय संविधान के विकास से संबंधित। ठीक, इस पे एक भी अभी तक क्वेश्चन ये आया हुआ है यही कि भारत में आधुनिक कानून की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पर्यावरणीय समस्याओं का संविधानीकरण है। सुसंगतवाद विधियों की सहायता से इस कथन की विवेचना कीजिए। इस कथन को हम जब जुडिशियरी पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे, इसीलिए यहाँ इस क्वेश्चन का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा हमारा पॉइंट है भारतीय संविधान की विशेषताएं यानी फीचर्स। ठीक, तीसरा सब पॉइंट है। तो फीचर्स में वही विस्तृत और लिखित संविधान, फिर संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य जैसे शब्द प्रस्तावना में शामिल। संघीय व्यवस्था के साथ एकात्मक प्रवृत्ति अभी भी हमारे संविधान में है। फिर संसदीय शासन प्रणाली है। स्वतंत्र न्यायपालिका, मौलिक अधिकार दिया हुआ है। राज्य के नीति निषेधता, तो ये सभी विशेषताएं ही तो है। मौलिक कर्तव्य दिए हुए हैं। फिर संवैधानिक स्वतंत्र संवैधानिक संस्थाएं, एकल नागरिकता। ठीक है, तो ये सभी जो है वो विशेषताएं हैं। ठीक, तो आप सभी ये अपने मेन सोर्स में, बेसिक सोर्स में पढ़ लीजिए। इससे क्वेश्चन अभी तक नहीं आया हुआ है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा 4th नंबर पॉइंट, सब पॉइंट है ये संविधान के संशोधन। अब क्या है, संशोधन की परिचय है कि भाई संशोधन का संविधान में समय और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन करने की प्रक्रिया। ठीक है, तो संशोधन की प्रक्रिया पढ़िए कि इसका आर्टिकल 361 में 368 में संवैधानिक प्रावधान दिया गया हुआ है। अब कैसे कैसे किया जाता है, तो सिंपल मेजोरिटी यानी साधारण बहुमत, विशेष बहुमत। ठीक है, तो आप ये सभी देख लीजिए, अपने मेन सोर्स में देखिएगा। इसका ऐतिहासिक आधार क्या रहा है, तो भारतीय संविधान में संशोधन की प्रेरणा दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों से ली गई है। 1951 में पहला संशोधन जमींदारी उन्मूलन कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचने के लिए किया गया। आपातकाल 1975 से 77 के दौरान 42वां संशोधन, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, 44वां संविधान संशोधन और प्रमुख संशोधन दिया हुआ है। आप पढ़ेंगे ही अपने बेसिक सोर्स में। ठीक है, तो इससे भी अभी इससे कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो ये स्पेशल इससे क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है, ये पार्लियामेंट से रिलेट करके पूछा हुआ है, तो हम इसको पार्लियामेंट में देख लेंगे। ठीक, अब है हमारा नेक्स्ट भारतीय संविधान की बुनियादी संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक, अब बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आया हुआ है, पर ये भी पार्लियामेंट और खासकर जुडिशियरी से रिलेट करके ये सब बहुत पूछा हुआ है, ये बेसिक स्ट्रक्चर को। ठीक, अब इसको देखते हैं थोड़ी। बुनियादी संरचना सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, एक संवैधानिक सिद्धांत है जिसके अनुसार संसद संविधान संशोधन आर्टिकल 368 करते समय संविधान की मूल आत्मा या बुनियादी विशेषताओं को नष्ट या परिवर्तित नहीं। इसका मतलब क्या है कि मतलब अगर संसद कोई संशोधन करती है संविधान में तो कर सकती है, पर वह उसके संशोधन से बेसिक स्ट्रक्चर का हनन नहीं होना चाहिए। ठीक,
बेसिक स्ट्रक्चर कब दिया गया था? तो 1773 केशवानंदन में भारतीय केस में। यह सिद्धांत भारतीय संविधान में सीधे लिखित रूप में नहीं है बल्कि न्यायिक व्याख्या के माध्यम से विकसित हुआ है। बेसिक स्ट्रक्चर मूल उद्देश्य क्या है? संविधान की स्थायित्व, लोकतंत्र की रक्षा, मनमाने संशोधन पर नियंत्रण। ये आप पढ़े ताकि इसे पढ़ने से आपको आंसर राइटिंग करने में बहुत हेल्प मिलेगी। इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है? तो शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि संसद को मूल अधिकारों सहित संविधान संशोधित करने की पूर्ण शक्ति है। ठीक, तो ये आप जजमेंट याद रखें ताकि जब अगर बेसिक स्ट्रक्चर से कोई भी क्वेश्चन आती है तो उसमें आप ये जजमेंट यूज करें। पॉलिटी में मार्किंग तभी बढ़ती है व्हेन यू यूज द जजमेंट्स। अब सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965 में आया था। कोर्ट ने फिर कहा कि संसद को पूर्ण संशोधन शक्ति है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 यानी 1967 में कोर्ट कहा कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। आर्टिकल 368 केवल प्रक्रिया बताता है, शक्ति नहीं देता। यानी विवाद यहीं से उत्पन्न होता है 1967 से। इसके बाद संसद ने 24वां और 25वां 19वां संविधान संशोधन पारित किए जिससे फिर से संशोधन शक्ति बहाल हो गई। यानी ये संशोधन पारित करके और इनके निर्णय को निष्प्रभावी कर दिया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये मील का पत्थर वाकई में है, 1973 में आया था। 13 जजों की बेंच जो सबसे बड़ी, संसद संविधान संशोधित कर सकती है बट संविधान की बुनियादी संरचना नहीं बदल सकती। यहीं से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की उत्पत्ति होती है। ठीक, बाकी आप इसके बारे में फिर इसके बुनियादी संरचना के घटक कौन कौन से हैं कि संविधान की सर्वोच्चता केशवानंद भारती में ही आया, ये भी संविधान सर्वोच्च है न कि संसद। गणतांत्रिक एवं लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है। विधि का शासन कब आया, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, संघीय ढांचा, फिर धर्मनिरपेक्षता यानी सेकुलरिज्म, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, मूल अधिकारों की प्राथमिकता, ये सभी बेसिक स्ट्रक्चर है और इनके जजमेंट्स है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बेसिक स्ट्रक्चर आगे चल के जुडिशियरी में बहुत यूज होने वाला है, इसीलिए आप इसे ध्यान से पढ़ें। संसद की सीमित संशोधन शक्ति, ठीक है, केशवानंद भारती में ही कहा गया था। और प्रमुख न्याय निर्णय फिर दिया हुआ है कि किस किस निर्णय में कौन कौन से कहा गया। ठीक है, इससे क्वेश्चन जो भी डिस्कस करेंगे वो रिलेट करके हम जुडिशियरी से देखेंगे। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट और पहला जो भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण प्रावधान, सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है ये बेसिक स्ट्रक्चर के बाद। इसकी प्रस्तावना देखते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर महत्वपूर्ण प्रावधान में क्या क्या है? तो महत्वपूर्ण प्रावधान में प्रस्तावना है, मौलिक अधिकार जो हम उस समय देखे थे, फिर उसके बाद डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स यानी डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, फिर उसके बाद मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़, फिर संघीय संरचना यानी फेडरल स्ट्रक्चर, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी स्वतंत्र न्यायपालिका, ये सब इसके प्रोविजंस है। तो हम देखते हैं अब इसे कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक, क्वेश्चन अब देखते हैं कि इन प्रोविजन महत्वपूर्ण प्रावधान से कौन कौन से क्वेश्चन आए। 2 नंबर क्वेश्चन है 2013 में, यानी 2013 में पैटर्न चेंज हुआ था मेंस के लिए। तो 2013 से लेकर 2016 तक, 2013 में 12 यानी 12.5 नंबर का क्वेश्चन पूछते थे। 2013 में 25 क्वेश्चन था, 10 नंबर का था। जबकि 2014, 15 एंड 16 में 20 क्वेश्चन रहता था, 12.5 नंबर के। इन दोनों में 200 शब्दों में उत्तर देना था। ठीक है, तो 10 नंबर का क्वेश्चन है 2013 में। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A की कथित संविधान के अनुच्छेद 19 के उल्लंघन के संदर्भ में विवेचना कीजिए। 200 वर्ड्स, यानी डिस्कस सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट विथ रेफरेंस टू इट्स एलिग्ड वायोलेशन ऑफ आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्या है कि पहले एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, आप वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संकल्पना से क्या समझते हैं? क्या इसकी परिधि में घिरना वॉक भी आता है? आर्टिकल 19 यह भी पूछ रहा है। भारत में फिल्में अभिव्यक्ति के अन्य रूपों से तनिक स्तर पर भिन्न क्यों हैं? चर्चा कीजिए। यानी भारत में जो फिल्में हैं वो भी तो अभिव्यक्ति, विचार और अभिव्यक्ति होता है, पर अभिव्यक्ति से भिन्न क्यों है, उसकी विवेचना कीजिए। ठीक है, फिर 2015 में 7 नंबर क्वेश्चन, 12.5 मार्क्स, 200 शब्दों में। क्या स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार में दिवाली के दौरान पटाखे जलाने के विधिक विनियम भी शामिल है? इस पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के और इस संबंध में शीर्ष न्यायालय के निर्णय के प्रकाश में चर्चा कीजिए। ये देखेंगे आगे क्वेश्चन। यानी डज द राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट इंटेल लीगल रेगुलेशन ऑन बर्निंग क्रैकर्स ड्यूरिंग दिवाली?
डिस्कस इन द लाइट ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड जजमेंट्स ऑफ द एपेक्स कोर्ट इन दिस रिगार्ड। चर्चा कीजिए कि वे कौन से संभावित कारक है, पॉसिबल फैक्टर, जो भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में प्रदत्त यानी दिए हुए के अनुसार अपने नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता को अभिनियमित यानी कानून बनाने से रोकता है। डिस्कस द पॉसिबल फैक्टर्स दैट इनहिबिट इंडिया फ्रॉम इनैक्टिंग फॉर इट्स सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड एज प्रोवाइडेड फॉर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 5, उद्देशिका प्रस्तावना शब्द में गणराज्य के साथ जुड़े प्रत्येक विशेषण पर चर्चा कीजिए। क्या वर्तमान परिस्थितियों में वे प्रतिरक्षणीय है यानी डिफेंडेबल है, यानी कि अभी भी वो जो यूज हो रहा है सही है, क्या उसका भी रक्षा किया जा सकता है। 12 नंबर क्वेश्चन 2017 में 250 शब्दों में 15 मार्क्स के। निजता के अधिकार पर उच्चतम न्यायालय के नवीनतम निर्णय के आलोक में मौलिक अधिकारों के विस्तार का परीक्षण कीजिए, यानी एग्जामिन द स्कोप ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इन द लाइट ऑफ द लेटेस्ट जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21। ठीक है, ये डीपीएसपी से पूछ लिया, ये भी आर्टिकल 21, ये आर्टिकल 19 और ये भी आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 से 2, फिर आर्टिकल 21 डीपीएसपी, फिर आर्टिकल ये प्रियम्बल से और आर्टिकल फिर 21। भारत के संपूर्ण क्षेत्र में निवास करने और विचरण करने का अधिकार स्वतंत्र रूप से सभी भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, किंतु ये अधिकार असीम नहीं है। टिप्पणी कीजिए, ये भी आर्टिकल 19। देखेंगे आगे चल के, सारी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन 2023 में 15 मार्क्स का 250 शब्दों में। भारत का संविधान अत्यधिक गतिशीलता की क्षमताओं के साथ एक जीवंत यंत्र है। यह प्रगतिशील समाज के लिए बनाया गया एक संविधान है। जीने के अधिकार तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में हो रहे निरंतर विस्तार के विशेष संदर्भ में उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए, यानी ये भी आर्टिकल 21, यानी केवल आर्टिकल 21, 19 और डीपीएसपी और एक प्रियम्बल से। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ लिविंग इंस्ट्रूमेंट with capabilities of enormous dynamism. It is a constitution made for a progressive society, illustrate with a special reference to the expanding horizons of the right to life and personal liberty. 12 नंबर क्वेश्चन 2023 की 15 मार्क्स, ये भी 2023 में था। 2023 में दूसरा क्वेश्चन, प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों और निर्णय विधियों की मदद से लैंगिक न्याय के संवैधानिक परिप्रेक्ष्य की व्याख्या कीजिए, यानी एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव्स ऑफ जेंडर जस्टिस विद द हेल्प ऑफ रेलिवेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड केस लॉज। ठीक, ये आर्टिकल 14 के संबंध और आर्टिकल 14, 15, 16 से संबंधित में बात करेंगे। निजता का अधिकार आर्टिकल 21, फिर अगेन प्रांत तथा दैहिक स्वतंत्रता के आंतरिक भाग के रूप में संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत स्वाभाविक रूप से संरक्षित है। व्याख्या कीजिए, इस संदर्भ में एक गर्भस्थ शिशु के पितृत्व को सिद्ध करने के लिए डीएनए परीक्षण से संबंधित विधि की चर्चा कीजिए, इस पर डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पे। राइट टू प्राइवेसी इज अ इंस्ट्रिंसिक टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड इज इनहेरेंटली प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक्सप्लेन इन दिस रेफरेंस, डिस्कस द लॉ रिलेटिंग टू डीएनए टेस्टिंग ऑफ चाइल्ड इन द वॉम्ब टू एस्टेब्लिश इट्स पैटर्निटी। आंसर 250 वर्ड्स, 15 मार्क्स। अब देखते हैं, निजता का अधिकार 2024 में पूछा, फिर यहाँ 2017 में पूछा हुआ है। ठीक, तो 2 बार निजता का अधिकार पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब जो इसकी एक एक क्वेश्चन की पीवाईक्यू की डिस्कस करेंगे, जैसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A, इसे कथित संविधान के अनुच्छेद 19 के उल्लंघन के संदर्भ में विवेचना कीजिए। आज टाइम ओवर हो गया, 33 मिनट 34 मिनट हो गए, आधे घंटे की वीडियो रखेंगे मेंस के लिए। तो यहाँ से हम कल डिस्कस करेंगे, एक एक क्वेश्चन की बारीक व्याख्या करेंगे, उसका फॉर्मेट क्या होता है, उस पर नोट्स कैसे बनाएं, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे, और आंसर राइटिंग कैसे करें ये भी डिस्कस करेंगे। यहाँ तक देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।